वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो अपने चैप्टर नंबर क्लास 10th के 11 में है और क्लास 9th के चैप्टर नंबर 11 में दिया हुआ है कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति के बारे में पढ़ेंगे। अब पहला जो अपना टॉपिक है वो है वर्क यानी कार्य। ये जो आपका कार्य है ये वर्क, पहला तो प्रश्न यही उठता है कि कहते किसे हैं, कार्य है क्या, इसे किस तरीके से समझा जा सकता है। जैसे अब देखिए एक दीवार है, उसे एक आदमी है वो धक्का लगाया जा रहा है घंटे 2 घंटे, लास्ट में थक कर बैठ जाता है। अब आपसे पूछा जाए या उस आदमी से पूछा जाए कि उस आदमी ने कोई कार्य किया, तो आप लोग सब कहेंगे कि हाँ किया, वो थक गया है तो उसने कार्य किया तो थका है। या फिर आपसे कहा जाए एक बालक है, उसने एक टेबल है छोटी जिसको वो धक्का लगा रहा है, तो वो टेबल धक्के से यहाँ से वहाँ आगे चली जाती। अब आपसे दोनों स्थितियों में तुलना करने के लिए कहा जाता है और आपसे पूछा जाता है कि किस स्थिति में कार्य हुआ है। तो आप लोग जो करते हैं वो दोनों स्थितियों में सोचते हैं कि दोनों स्थितियों में कार्य हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है। विज्ञान की भाषा में जो दूसरी वाली स्थिति है जिसमें बालक धक्का लगाता है टेबल को, जो टेबल यहाँ से सरक कर कहीं 1 मीटर 2 मीटर आगे चली जाती है, उस स्थिति में कार्य किया जा रहा है। तो साइंस की भाषा में, विज्ञान की भाषा में कार्य कहते किसे? तो विज्ञान की भाषा में कार्य कहते हैं किसी वस्तु पर बल लगाने पर उसकी स्थिति या उसकी विराम अवस्था में एवं उसकी गतिमान अवस्था में या उसकी गति में कोई परिवर्तन होता है तो हमारे द्वारा कार्य किया गया है। यानी किसी वस्तु द्वारा या किसी वस्तु पर बल लगाने पर उसकी स्थिति विराम अवस्था एवं गतिमान अवस्था में परिवर्तन होता है तो कार्य किया गया है। अब आप कैसे डिसाइड करेंगे कि कार्य किया गया? तो उसके लिए 2 मुख्य शर्तें हैं कार्य की। वो शर्तें हैं, पहली शर्त है आपकी कि वस्तु पर बल लगना आवश्यक है। दूसरी जो शर्त है वस्तु की गति में, यानी उसमें विस्थापन होना जरूरी है, यानी वस्तु यहाँ से वहाँ जानी चाहिए या यहाँ से वहाँ जा रही थी उसकी स्थिति में परिवर्तन या वो गति जिस स्पीड से कम होनी चाहिए, यानी वस्तु में विस्थापन होना चाहिए। ये 2 मुख्य शर्तें हैं कार्य की। अब आपसे पूछा जाए कार्य जो है उस कार्य को W से प्रदर्शित करते हैं और जो कार्य है वो कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन। आप इस कार्य को W से प्रदर्शित कर रहे हैं, बल आपने देखा है, बल को हम F से प्रदर्शित करते हैं और विस्थापन को S से प्रदर्शित करते हैं। तो हमारा जो कार्य है वो W बराबर Fs। ठीक, इसमें जो घटक जो कार्य करता है, अगर कोई वस्तु
इस दिशा में एस में विस्थापित हो रही है और इस पर लगने वाला बल एफ, ये दोनों के मध्य कोई थीटा कोण बन रहा है, तो ये जो है ये थीटा जो है ये आपका ये कोस थीटा होगा। कौन सा होगा? कोस थीटा होगा। इसलिए आप यहाँ करेंगे W बराबर एफ एस कोस थीटा। अब आपका जो कार्य है वो इस थीटा के मान पर डिपेंड करता है कि कार्य का मान अधिकतम होगा, ऋणात्मक होगा या जीरो होगा। तो जीरो की स्थिति के लिए तो कैसे है, जैसे आपका कोस थीटा अगर 90 डिग्री है तो कोस जो 90 होता है, कोस 90 वो होता है जीरो। अगर कोस थीटा का मान 0 डिग्री है तो कोस जो आपका 0 डिग्री है उसका मान 1 होता है, और कोस थीटा 180 है तो इसका -1 होता है। तो ये स्थितियां हैं। अब आपका जो कार्य है इन तीनों स्थितियों को पढ़ते हैं। जैसे देखो ये कोई वस्तु है, इस पर अगर बल लग रहा है, ये विस्थापन की दिशा S और ये बल की दिशा F, अगर इन दोनों के बीच में बनने वाला कोण 90 डिग्री है, यानी लगने वाला बल विस्थापन के पूरी तरह लंबवत है, तो किया गया कार्य क्या होगा? जीरो होगा। यानी जीरो कार्य यानी शून्य कब होगा? शून्य के लिए है, शून्य कार्य के लिए है आपका किसी वस्तु पर लगने वाला बल व विस्थापन एक दूसरे के लंबवत हो। यानी आपका जो थीटा है वो कितना हो? 90 डिग्री। ये है। अब दूसरा है आपका, देखिए अगर जो बल आप वस्तु पर लगा रहे हैं वो बल अगर विस्थापन की दिशा में ही है, जैसे ये कोई वस्तु है, इस पर ये विस्थापन इधर हो रहा है और इस पर लगने वाला बल भी F भी इधर ही है, तो किया गया कार्य अधिकतम होता है। यानी जो धनात्मक कार्य जो होगा आपका, यानी अधिकतम जो होगा वो क्या होगा? धनात्मक कार्य, वो बल एवं विस्थापन दोनों एक ही दिशा में हो। ठीक है, यानी आपका जो कोस थीटा है वो कितना होगा? 0, और कोस जो 0 है वो कितना होता है? 1। अब आपकी जो तीसरी स्थिति है, कार्य ऋणात्मक कब होगा? ऋणात्मक होगा, बिल्कुल होगा, अगर विस्थापन और बल की दिशाएं एक दूसरे के विपरीत हो। जैसे आपकी कोई कार है, चल रही है, आप उसमें ब्रेक लगाते हैं तो ब्रेक जो बल लगाता है वो उसके विस्थापन यानी उसकी गति के विपरीत दिशा में लगाता है, इसलिए वो कार कुछ समय बाद रुक जाती है। उस स्थिति में किया गया कार्य क्या हो जाता है? ऋणात्मक। किसी वस्तु पर लगने वाला बल एवं विस्थापन एक दूसरे के विपरीत दिशा में हो।
यानी आपका जो कोस थीटा है वो कितना होगा यहाँ 180, और कोस थीटा जब 180 होगा तो उसका मान -1 होता है। ये है आपका। अब है आपका कार्य, ये तीनों कार्य हैं पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो। अब है आपका जो कार्य है उसका मात्रक। देखिए यहां से आप मात्रक निकाल सकते हैं, वर्क F और S। कार्य है वो है आपका बल इंटू विस्थापन, बल का मात्रक आपका न्यूटन, विस्थापन का मीटर। तो कार्य बराबर क्या हो गया, न्यूटन इंटू मीटर। दूसरा इसका जो है कार्य का वो है जूल। एक और, अगर आपका जो बल है वो डाइन में हो और जो ये विस्थापन है ये आपका अगर सेंटीमीटर में हो तो वर्क जो है वो अर्ग में होगा। ये स्थिति है आपकी कार्य की। इस तरीके से तीन स्थितियों में कार्य पॉजिटिव, निगेटिव और वो होगा धनात्मक, ऋणात्मक होगा। अब एक आपका न्यूमेरिकल लेते हैं कोई भी, उसमें देखते हैं कि कैसे न्यूमेरिकल सोल्व किए जाते हैं कार्य के। न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, क्योंकि वहाँ इतना कुछ ज़्यादा दिया हुआ नहीं होता है। तो आपका जो बल वर्क है उसके लिए है कार्य बराबर होता है बल इंटू विस्थापन। ठीक है। अब आपका प्रश्न है, किसी वस्तु पर चार न्यूटन बल लगता है और उसका विस्थापन जो है वो 5 मीटर है, तो किया गया कार्य होगा W बराबर Fs। तो W बराबर F अपना है 4, S है 5, तो W बराबर कितना हो गया 20 न्यूटन मीटर, या आप इसे 20 जूल भी लिख सकते हैं। इसके अलावा एक दूसरा न्यूमेरिकल है, किसी वस्तु को आप फर्श से उठाकर ऊपर टेबल पर रखते हैं, तो उसमें आपकी जो उठाकर रख रहे हैं तो किया गया कार्य जो अधिकतम होगा, तो ये W जो है किसी भी वस्तु को पृथ्वी से उठाकर ऊंचाई पर ले जाने के लिए जो आपको बल लगाना पड़ता है वो उस वस्तु के भार के बराबर होना चाहिए। ठीक है। तो भार बराबर क्या होता है W इक्वल्स टू mg। S बराबर आप जिस ऊंचाई तक उठा रहे हैं वो h। जैसे ये कोई वस्तु है आपकी, इसको उठाकर आप यहाँ रख रहे हैं, ये जो दूरी s है ये ऊंचाई है इसलिए इसे h में दिखाएंगे। यहाँ से यहाँ तक आप इसे उठाकर ले जा रहे हैं, तो जो फोर्स है आपका F, ये किसने होगा, इसके द्रव्यमान गुणा गुरुत्वीय त्वरण के बराबर होगा। तो यहाँ W बराबर क्या हो जाएगा आपका mgh। ये है किसी वस्तु को पृथ्वी तल से उठाकर ऊपर ऊंचाई पर ले जाने के लिए ये फॉर्मूला काम में लेंगे, और सामान्य स्थितियों में कार्य के लिए, गतिमान के लिए ये काम में लेंगे। अब देखिए यहाँ h अगर 5 मीटर है और m यहाँ 2 kg है, ठीक है, तो g हमेशा 10 होता है। तो आप यहाँ लिखेंगे W बराबर 2 गुणा 10 गुणा 5, तो W बराबर कितना हो गया 20 पंजे 100 जूल। ये इस तरीके से आप न्यूमेरिकल हल करेंगे, इसके कार्य से संबंधित जो न्यूमेरिकल्स आएंगे वो। और जो इसका बड़ा मात्रक है वो है किलो जूल, तो इसमें होता है 1000 जूल, ये याद रखना। अब इसके बाद में अपना जो दूसरा टॉपिक है वो है ऊर्जा, यानी एनर्जी। जो आपका एनर्जी है यानी ऊर्जा जो है, पहला तो प्रश्न वही है कार्य की तरह कि ऊर्जा है क्या, एनर्जी है क्या। जो एनर्जी है आपका, इस एनर्जी को आप इस तरीके से समझ सकते हैं
जो एनर्जी है आपकी, इसको कुछ इस तरीके से है कि ऊर्जा है क्या, जैसे मैं यहाँ से वहाँ तक जाता हूँ तो मेरे शरीर में ऊर्जा होगी तभी तो मैं वहाँ तक जाऊँगा, या मैं किसी टेबल को उठा के यहाँ रखता हूँ तो वो कब वो कार्य होगा कि मेरी बॉडी में एनर्जी होगी तभी होगा। जो ऊर्जा है वो कार्य करने की क्षमता, जो एनर्जी है वो कार्य करने की क्षमता है। किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है? एनर्जी। अब जैसे कोई धावक है वो बहुत तेज दौड़ सकता है, लेकिन एक सामान्य मनुष्य नहीं दौड़ सकता, क्योंकि उसका एनर्जी लेवल जो धावक है उसका अपने से ज़्यादा है, इसलिए वो अच्छी दौड़ लगा सकता है। किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है। अब ऊर्जा का जो मात्रक है वो भी जूल है। अर्थ ये आपकी ऊर्जा है। अब ऊर्जा जो है उसके प्रकार हैं विभिन्न। जो पहली ऊर्जा है वो आपने कहा ऊष्मीय ऊर्जा, दूसरी है नाभिकीय ऊर्जा, तीसरी है गुरुत्वीय ऊर्जा, चौथी है ज्वारीय ऊर्जा, पांचवा है आपका स्थिज ऊर्जा, छठा जो है आपका गतिज ऊर्जा, और सातवां जो है वो है यांत्रिक ऊर्जा। ठीक है, अब इनके बारे में अपन अध्ययन करें। पहला है ऊष्मीय ऊर्जा। जैसे आपने देखा होगा कि ऊष्मीय ऊर्जा जो वो कैसे आएगी, कई बार हम घरों में जो देखते हैं कि जो चिमनियाँ होती हैं सर्दी वाले मौसम्स में रहती हैं, वैसे ही जो सामान्य रूप से जो सर्दी वाले प्रदेश हैं वहाँ पर घरों को गर्म रखने के लिए उनमें चिमनियाँ होती हैं। वो चिमनियाँ जब चालू की जाती हैं तो वहाँ जो लकड़ियाँ जलाई जाती हैं ऊष्मा उत्पन्न होती है, और ऊष्मा के कारण वहाँ जो पार्टिकल छोटे छोटे कण जो उसके आसपास होते हैं वो गति करने लगते हैं। वो गति कैसे करते हैं? क्योंकि वो जो ऊष्मा वहाँ उत्पन्न हो रही है उस ऊष्मीय ऊर्जा के कारण वो पार्टिकल्स जो कण हैं छोटे वो ऊर्जा ग्रहण कर लेते हैं और वो गतिमान हो जाते हैं। यानी ऊष्मा के कारण उत्पन्न ऊर्जा दूसरा है आपका नाभिकीय। प्रकृति में ऊर्जा का जो प्राकृतिक स्रोत है वो है सूर्य, और सूर्य में जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो कैसे उत्पन्न होती है? उसमें जो हीलियम के कण हैं वो आपस में संलयन क्रिया करते हैं जिसके कारण ऊर्जा उत्पन्न होती है। अब नाभिकीय जो ऊर्जा है वो दो तरीके से है, एक नाभिकीय विखंडन होता है और एक नाभिकीय संलयन होता है। तो यहाँ है नाभिकीय विखंडन एवं संलयन के कारण उत्पन्न ऊर्जा। ठीक है, इसके बाद में है गुरुत्वीय ऊर्जा। अब आपकी जो पृथ्वी है वो हर वस्तु को अपनी ओर खींचती है, यानी जैसे पेड़ से फल गिरा तो वो उसको अपनी ओर नीचे पृथ्वी खींचती है। किसी पत्थर को हमने ऊपर फेंका तो कुछ ऊंचाई पर जाने के बाद में वो वापस नीचे आता है। तो गुरुत्वीय जिस गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी किसी वस्तु को, पत्थर को या किसी भी वस्तु को अपनी ओर खींचती है तो वो क्या कहलाता है? गुरुत्वाकर्षण बल, जिससे वो खींचती है। तो उस गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो उस वस्तु में ऊर्जा उत्पन्न होती है वो क्या कहलाती है? गुरुत्वीय ऊर्जा। पृथ्वी द्वारा
किसी वस्तु को अपनी ओर खींचने से उत्पन्न ऊर्जा। इसके बाद में है ज्वारीय ऊर्जा। आपने देखा होगा या आपने सुना होगा, किताबों में भी पढ़ा है कि ज्वार और भाटा आते रहते हैं समुद्र तल में। तो वो कैसे आते हैं? जब चंद्रमा अमावस्या और पूर्णिमा में जो विशेष रूप से आते हैं, उसमें पूर्णिमा में जब जो चंद्रमा है वो अपने गुरुत्वाकर्षण बल से उस पानी को, जो समुद्री जल स्तर है, उसको खींचता है, तो वो समुद्री जल कुछ ऊंचाई पर उड़ता है और वापस नीचे गिरता है। तो ऊपर उठना ज्वार है और नीचे वापस गिरना भाटा है। तो ये जो इस प्रकार होता है, ये पृथ्वी के जल स्तर का ऊपर उठता है समुद्रों का और नीचे गिरता है, जिसके ज्वार के कारण जो उत्पन्न होती है, ज्वार के कारण उत्पन्न ऊर्जा, वो ज्वारीय ऊर्जा है। इसके बाद में है आपकी स्थितिज ऊर्जा। किसी वस्तु की स्थिति, यानी जैसे मैं वहां था, वहां से चलकर यहां आ गया हूं, तो ये जो मेरी स्थिति में परिवर्तन हुआ है, इसके कारण जो ऊर्जा उत्पन्न हुई है वो, या किसी वस्तु के विन्यास यानी उसकी आकृति में जो परिवर्तन हुआ है उसके कारण उत्पन्न ऊर्जा। किसी वस्तु की स्थिति एवं विन्यास में परिवर्तन के कारण इसके बाद में है गतिज ऊर्जा। जैसे आप देखते हैं पानी बहता है, हवा चलती है, गाड़ियां चलती हैं, हम लोग चलते हैं, तो इस गतिमान अवस्था के कारण इन वस्तुओं में जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो क्या कहलाती है? गतिज ऊर्जा। जैसे बहता हुआ पानी है, वो बांध में रोक लिया जाता है, तो रोकने के बाद में जब वो नीचे गिराया जाता है तो उससे टरबाइन चलने लगता है। हवा बहती है तो उससे पवन चक्कियां चलती हैं। तो इन गतियों के कारण, जिन्हें गतिमान वस्तुओं में गतिशीलता के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो क्या कहलाती है? गतिज ऊर्जा। गतिमान वस्तुओं में गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा। इसके बाद में है यांत्रिक ऊर्जा। जो यांत्रिक ऊर्जा जो है वो किसी वस्तु की स्थिति और उसकी गति दोनों के कारण उत्पन्न ऊर्जा उसकी यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है। जैसे कोई चल रहा है तो उसमें गति के कारण ऊर्जा उत्पन्न हो रही है। किसी वस्तु की स्थिति में आप परिवर्तन कर रहे हैं तो उसकी स्थिति के कारण जो परिवर्तन हुआ है तो उसमें ऊर्जा उत्पन्न है। इन दोनों को मिलाकर उसमें क्या कहा जाता है? यांत्रिक ऊर्जा। यानी गति और स्थिति, गति एवं स्थिति दोनों के कारण उत्पन्न ऊर्जा। ये हैं आपके इसमें ऊर्जा के प्रकार। अब इसके बाद में जो आपकी ऊर्जा है, जो ऊर्जा है आपका वो ये है। अब विस्तार से इसमें आप गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के बारे में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनके लिए जो फॉर्मूले हैं वो किस प्रकार हैं एक बार देखते हैं। देखिए, कोई वस्तु है जिसका द्रव्यमान m है, उसका प्रारंभिक वेग u है, वो गति करती है, ठीक है। उस गति से उसमें विस्थापन उत्पन्न होता है, वो s है। इन दोनों के बाद में उस पर F बल लगाया जाता है विस्थापन की दिशा में, तो उसमें वेग परिवर्तित होकर उसका v हो जाता है। जैसे आपकी गतिज ऊर्जा है,
ये जो गतिज ऊर्जा है किसी वस्तु के प्रारंभिक वेग को परिवर्तित करके अंतिम वेग में परिवर्तित करने में किए गए कार्य के बराबर होती है गतिज ऊर्जा। देखिए कोई वस्तु है जिसका द्रव्यमान, किसी वस्तु का द्रव्यमान m, उसका प्रारंभिक वेग वो u है, विस्थापन जो है उसका वो s है। अब इस पर F बल लगाया जाता है, विस्थापन की दिशा में बल F है, तो इसका जो अंतिम वेग है या वेग परिवर्तन होके वो क्या हो जाता है, v हो जाता है। और वेग में जब परिवर्तन होता है वो क्या कहलाता है, त्वरण। वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है। तो अब जो गति का तीसरा समीकरण है उसके अनुसार यानी v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। यहाँ आपको a की वैल्यू a बराबर हो गया v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2s, ये हो चुका है, ठीक है। अब इसमें आप लिख दें गतिज ऊर्जा जो है किसी वस्तु के प्रारंभिक वेग को अंतिम वेग में परिवर्तित करने में किए गए कार्य के बराबर हो। ये आपका आ चुका है। इसके बाद में आपका जो न्यूटन का दूसरा जो नियम समीकरण है, न्यूटन का जो समीकरण है दूसरा, न्यूटन के जो नियम हैं गति के, उनके अनुसार है F इक्वस टू एम ए, ठीक है। तो ये जो F इक्वस टू एम ए है यहाँ ये देखिए, और जो कार्य होता है वो आपका है W बराबर Fs, ठीक है, ये फॉर्मूला था। अब यहाँ जो आपका F बराबर एम ए है तो यहाँ पर आप देखते हैं W बराबर Fs है, ये A भी निकाल सकते हैं और आप यहाँ S भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ S बराबर जो है वो हो जाएगा आपका v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2a, ठीक है। ये लीजिए, ये 4 और ये आपका 3, ठीक है। अब देखिए W बराबर Fs है, अब W बराबर Fs है तो आप S की वैल्यू यहाँ से उठाकर इस W वाले में रखते हैं तो W बराबर हो जाता है F v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2a, और F बराबर क्या है ma, तो समीकरण 3 से उठाकर आप ये वैल्यू F की यहाँ रखते हैं तो ये ma, यहाँ v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन ट्वाइस a, ठीक है। यहाँ ये a से a कट चुका है, W बराबर आपका हो गया 1/2 m v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। यदि वस्तु का प्रारंभिक वेग जो आपका u है अगर ये 0 हो, क्योंकि सामान्य जो स्थितियाँ होती हैं जो प्रारंभिक वेग जो होता है वो ज़्यादातर समय 0 ही होता है, क्योंकि जो वस्तु होती है वो विराम अवस्था से चलना ही प्रारंभ करती है। इसलिए अगर u बराबर 0 रख दिया जाता है तो ये हो जाता है 1/2 m v स्क्वायर, ये W है। अब आपने कहा है W बराबर E के, जो परिभाषा लिखी है उसमें कहा है कि किया गया कार्य उसकी गतिज ऊर्जा के बराबर होती है। तो यहाँ जो W E के बराबर है तो ये हो जाएगा E के बराबर 1/2 m v स्क्वायर, ये आपकी गतिज ऊर्जा आ चुकी है।
अब आपको याद रखने वाला जो फॉर्मूला है आपका जो मेन, वो है ई के यानी गतिज ऊर्जा बराबर जो होता है वो है आपका ये फॉर्मूला, यानी गतिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला है वो होगा आपका ई के बराबर 1/2 mv²। ठीक है, इसके बाद में अब जो दूसरी स्थिति है जिसमें आपकी स्थितिज ऊर्जा है, जो स्थितिज ऊर्जा है आपकी वो वस्तु की स्थिति में परिवर्तन के और उसके विन्यास में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होती है। तो जो विन्यास और स्थिति में परिवर्तन होगा तब उसमें स्थितिज ऊर्जा उत्पन्न होगी, और स्थितिज ऊर्जा उत्पन्न होगी तो उसके लिए जो फॉर्मूला बनेगा वो किस प्रकार बनेगा। देखिए, अब आपकी जो स्थितिज ऊर्जा है वो है, उसमें वस्तु के एक तो स्थिति में परिवर्तन होगा, स्थिति एवं विन्यास, दो चीजों में परिवर्तन होना जरूरी है, तब तो उसमें स्थितिज ऊर्जा उत्पन्न होगी, नहीं तो नहीं। अब देखिए, आपकी कोई वस्तु है, सामान्य एक स्थिति है, ये वस्तु है कोई m द्रव्यमान की, ये यहाँ पृथ्वी पर रखी है, इसे आप उठाकर यहाँ h ऊंचाई पर लाते हैं। ठीक है, ये आप यहाँ से यहाँ तक ला रहे हैं, तो ये जो कार्य है यहाँ से इस स्थिति में लाएंगे, तो इसकी स्थिति में परिवर्तन करने के लिए जो आपको जितना कार्य करना पड़ रहा है वो इसकी स्थिति ES के बराबर होगा। तो ES जो बराबर होगा W के, यानी इसकी स्थिति परिवर्तन के लिए जो कार्य किया जाएगा वो ये है। तो आप जो इसमें जो W है आपका वो m गुणा h, ये है आप ये वर्क है जो आपने निकाला था, तो यही इसकी ES यानी इसकी जो स्थितिज ऊर्जा है उसके बराबर होगा। इसमें जो m है वो वस्तु का द्रव्यमान है, g जो है वो पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण है, और h जो है वो आपका विस्थापन या आप इसे ऊंचाई दोनों मान सकते हैं, दोनों में से एक। ठीक, अब इसके बाद में जो है आपका जो ऊर्जा है जो इसके मात्रक है, इसमें जो पहला है आप ऊर्जा का मात्रक जूल, जो छोटा मात्रक है, इसका जो बड़ा मात्रक होता है वो किलो जूल होता है, जिसमें 1000 जूल के बराबर होगा ये। अब देखिए आपके क्या होता है, जिसको ऊर्जा को नाप रहे हैं वो किलो जूल हो गया। इसके बाद में आपका ये ऊर्जा वाला जो टॉपिक है वो कंप्लीट है। इसके बाद में आपके जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका शक्ति यानी पावर, जिसे आप कहते हैं। जो पावर है वो किस प्रकार है, पहले तो शक्ति कहते किसे हैं, पहला प्रश्न यही है कि शक्ति कहते किसे हैं, शक्ति है क्या और किस प्रकार। तो जो आपकी शक्ति है, इस शक्ति को कार्य करने की दर किसी वस्तु के कार्य करने या ऊर्जा रूपांतरण की दर शक्ति कहलाती है। ठीक है, आपकी जो शक्ति है इसका मात्रक वो है वो वॉट है। इसका बड़ा मात्रक जो है किलोवाट है, और इसे आप किलोवाट प्रति घंटा में नापते हैं। अब आपका जो 1 किलोवाट है, ये देखिए 1 किलोवाट है तो 1 किलो में तो होते हैं 1000। ठीक है, अब आपका जो 1 घंटा है, 1 घंटा है, आप उसमें देखिए 60 मिनट्स हो रही हैं,
और सेकंड्स में 60 सेकंड्स हो रही हैं, तो टोटल सेकंड्स कितनी हो गई 3600। तो ये हो गया 3600। तो आप 1 किलोवाट घंटा जो है वो आपका होता है 3.6 × 10⁻6 जूल के बराबर। आपको ये याद रखना है 1 किलोवाट में कितने जूल होते हैं, ये प्रश्न आता है हर बार और ये पूछा जाता है। एक प्रश्न आता है आपका 1 हॉर्स पावर, उसमें आपके 746 वॉट होते हैं। अब है इसके बाद में है आपका ऊर्जा रूपांतरण। जो ऊर्जा का रूपांतरण है, यानी ऊर्जा रूपांतरण जो है वो ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन। बिल्कुल ऐसा होता है जैसे आपने पंखे में विद्युत ऊर्जा सप्लाई की, पंखा चला, तो उस विद्युत ऊर्जा को उस पंखे ने उसको यांत्रिक ऊर्जा में बदल दिया है। जैसे किसी बहते हुए जल की गतिज ऊर्जा है, वो जब टरबाइन पर गिरता है तो टरबाइन चलती है और टरबाइन से वो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। यानी ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती, ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती रहती है। ठीक, इसके बाद में आपका जो है वो है ऊर्जा क्षय। ये ऊर्जा क्षय है। आपने देखा होगा कि कभी भी ऐसा कोई इंजन या ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट अभी तक नहीं बना है जो पूरी 100% ऊर्जा को अपने कार्य में परिवर्तित कर ले। यानी जैसे आप किसी भी जो लाइट के इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको काम में लेते हैं तो कुछ समय बाद में वो गर्म हो जाता है, यानी उसमें से जो विद्युत ऊर्जा है वो कुछ ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा में बदलकर वातावरण में चली जाती है। यानी ऊर्जा का पूर्ण रूप से कार्य में परिवर्तन नहीं होता है, उसमें से कुछ इसमें से कुछ भाग नष्ट हो जाता है। ये है। और जो ऊर्जा है उसे नष्ट नहीं किया जा सकता, वो एक रूप से दूसरे रूप में, यहाँ जो नष्ट हो रहा है पूरा कार्य में बदल नहीं रहा है, ये एक रूप से दूसरे रूप में बदलते हो रहा है। जैसे विद्युत ऊर्जा है वो विद्युत ऊर्जा है वो यहाँ परिवर्तित होकर ऊष्मीय ऊर्जा में हो रही है, तो यानी वो पूरी कार्य में काम में नहीं आई है, वो एक रूप से दूसरे रूप में बदल गई है। जो ऊर्जा है वो निकाय के सदैव नियत बनी रहती है। निकाय की कुल ऊर्जा सदैव नियत बनी रहती है। तो उसमें जो है ई काइनेटिक्स और ई स्थितिज हमेशा एक नियत चर होती है, ये कभी बदलती नहीं है।